प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम अध्याय 7 देवभूमि की संघर्ष गाथा पहाड़ी गांधी से पूर्ण राज्यत्व तक पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, यह अध्याय हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े संग्रामियों के ऊपर है। आशा है इसके द्वारा आपको हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम की एक बहुत अच्छी झलक देखने को मिलेगी। यह पाठ बच्चों के द्वारा शिमला भ्रमण के दौरान शिमला संग्रहालय की एक विजिट के साथ शुरू होता है और इसमें छात्र, टीचर और डॉक्टर हेमेंद्र एक इतिहासविद है, उनके बीच आपस में की गई चर्चा को दर्शाया गया है। बच्चे जब शिमला संग्रहालय में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां हिमाचल प्रदेश के इतिहास से जुड़ी नई चित्रमाला प्रदर्शनी के रूप में लगाई मिलती है। इसमें 1920 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास की रोचक जानकारियां शामिल है। इसे पढ़कर बच्चे टीचर से मांग करते हैं कि आप हमें किसी इतिहासविद की भी अगर इसके ऊपर चर्चा करने के लिए सहूलियत मिल जाए तो हम इससे के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से जानेंगे। तो डॉक्टर हेमेंद्र, जो कि एक इतिहास के विद्वान हैं, वो आते हैं और वे उन्हें बताते हैं कि बच्चों, आपके ज्ञान के अनुसार आपको इस प्रदर्शनी की उत्तम जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा और हम चलकर इस प्रदर्शनी को देखते हैं। सबसे पहले वे उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा देवभूमि में की गई जनसभाओं के चित्र दिखाते हैं और कहते हैं कि गांधी जी से प्रेरित होकर बाबा लक्ष्मण दास आर्य और दुर्गाबाई आर्य, कांगड़ा से पदम चंद कटोच, लाला बख्शीराम, कांशीराम, नाहन से चौधरी शेरजंग और पंडित राजेंद्र दत्त आदि देशभक्त कांग्रेस के झंडे के तले स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे, जिनका चित्र दूसरी पंक्ति में लगा हुआ था। उन्होंने बताया कि बच्चों, मौजूदा स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा भी और कई अन्य लोग इस स्वतंत्रता संग्राम में थे, जिन्होंने देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय नेताओं के साथ सूरत राम प्रकाश ठियोग से, देवीदास मुसाफिर मध्यान से, बुशहर के पंडित राम पदम देव और ऊना के महाशय तीर्थराम ओयल आदि कई देश प्रेमी 1927 ईस्वी में कांग्रेस के झंडे तले स्वतंत्रता संघर्ष में कूद पड़े थे। मगर सबसे बड़े गांधीवादी नेता थे पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम। बाबा कांशीराम अपने जोशीली लेखनी के हथियार से लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने प्रण लिया था कि देश के आजाद होने तक वे सिर्फ काले कपड़े पहनेंगे। उन्होंने कविता लिखी थी, समझो देश बड़ा है कौम बड़ी है, जिद अमानत इसदी कुलजा मत्था टेकी ने, असा इनकलाब बुलाना कांशी, असा फिर जेले जाना। जिसका हिंदी में अनुवाद है कि हमारा देश सर्वोच्च है और हमारे जीवन पर उसका अधिकार है। हम अपने कुल देवी को नमन करके आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए क्रांति लाएंगे और ऐसा होने पर ही जेल जाएंगे। बच्चों, बाबा कांशीराम जी सिर्फ
कविता पाठन ही नहीं करते थे, वे जनसभाएं भी करते थे। वे अपने गीतों और कविताओं से जन जागरण करते थे। इसी कारण सरोजनी नायडू ने उनको बुलबुले पहाड़ और जवाहरलाल नेहरू ने उनको पहाड़ी गांधी कहा था। उन्होंने हमीरपुर जिला के ताल स्थान पर एक राजनीतिक सभा को संबोधित किया था, जिसमें हजारा सिंह और गोपाल सिंह भी उनके साथ थे। फिर इतिहासविद उन्हें दूसरे पटल पर ले जाते हैं, जिसका शीर्षक प्रजामंडल था, और बच्चों को वे बताते हैं कि रियासती शासन के विरुद्ध जन संघर्ष के मंडल ही प्रजामंडल कहलाए। मुंबई में दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद का गठन किया गया। उसकी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में कई प्रजामंडल बने, जिनमें मुख्यतः सिरमौर प्रजामंडल सन 1934, मंडी प्रजामंडल सन 1936, धामी प्रजामंडल सन 1938, बाघल प्रजामंडल सन 1938 और कुनिहार प्रजामंडल सन 1939 शामिल है। जून 1939 में इन सब को मिलाकर ही शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल का गठन किया गया था, जिसके प्रधान बने पंडित पद्मदेव और महामंत्री भागमल सहोटा जैसे महापुरुष बने। इनका प्रमुख कार्य था पद्मदेव पंडित जी और महामंत्री भागमल, जिन्होंने पहाड़ी रियासतों की संस्थाओं और प्रजामंडलों में एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भागमल सहोटा तुलसीराम, नारायण दास, मस्तराम, सीताराम, गौरी सिंह आदि प्रजामंडल के प्रतिनिधि 16 जुलाई 1939 को राजा धामी से मिलने गए। वे राजा से यह मांग कर रहे थे कि भूमि कर लगान कम किए जाएं और नागरिकों के अधिकारों की स्वतंत्रता को बहाल किया जाए, मगर मांगे न मांगने जाने पर उन्होंने जुलूस निकाला और उस जुलूस पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं। बर्बरता से निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाईं और इन पर भयानक पथराव भी किया गया, जिसमें दुर्गादास और उमादत्त जैसे क्रांतिकारी शहीद हो गए। लगभग 80-90 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना को धामी गोली कांड के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी पूरे देश में घोर आलोचना की गई। इसके साथ बच्चों, अक्टूबर 1942 में गिरिपार सिरमौर रियासत के जागरूक किसानों ने पंजौता नामक स्थान पर एक किसान सभा का गठन किया। उसके प्रधान बने लक्ष्मी सिंह और सचिव बने सूरत सिंह। लोटे लून यानी एक लोटे में नमकीन जल भरकर सबने परस्पर बांटते हुए इसे चखा और आपसी सहयोग के प्रण की यह प्रचलित प्राचीन प्रथा निभाई। इस सभा ने आलू के व्यापार सहित रीट टैक्स आदि से जुड़े कानून का विरोध किया और ग्राम सभा निर्माण का प्रस्ताव भी रखा। मांगे न माने जाने पर उन्होंने भी आंदोलन किए और पंजौता क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों को काम ना करने दिया। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी आता तो ग्रामीण जोर से पुकारते दाह और सब आंदोलनकारी
इन कर्मचारियों को घेर लेते। अंग्रेजों ने अनेक दमनकारी उपाय इस आंदोलन को कुचलने के लिए किए गए, जिसमें वैद्य सूरत सिंह का मकान विस्फोट से उड़ा दिया गया एवं आंदोलनकारी कालीराम का मकान जला दिया गया। कई आंदोलनकारियों पर मुकदमे चलाकर इनको जेलों में ठूंस दिया गया, मगर इस आंदोलन ने जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब बच्चों के मैडम उन्हें बताते हैं कि 1940 ईस्वी में गांधी जी के आह्वान पर व्यक्तिगत सत्याग्रह कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से शुरू किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व यहाँ लाला हेमराज ने किया था। उन्होंने धनोटू में सत्याग्रहियों के से अपील की थी और अंग्रेजी फौज में भर्ती ना होने और युद्ध के लिए चंदा ना देने का आह्वान किया। इनको इसके लिए गिरफ्तार करके 1 साल की कारावास की सजा दी गई। पंडित पद्मदेव ने भी इसी संदर्भ में प्रसिद्ध नारा गंज मैदान में आयोजित विशाल जनसभा में दिया था, भाई दो ना पाई दो, जिसका साफ अर्थ था कि अपने भाई को फौज में भर्ती ना करो, ना ही युद्ध के लिए चंदा दो। इसी दौरान बच्चों को कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, गाना सुनाई पड़ता है। और बच्चे पूछते हैं कि ये गाना किसने गाया, तो उनके क्लास टीचर उन्हें बताती हैं कि बेटा ये देशभक्ति का गीत आजाद हिंद फौज में गाया जाता था, जिसका गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और इस गीत के संगीतकार निर्देशक थे राम सिंह ठाकुर, जिनका घर खन्यारा कांगड़ा में है। आजाद हिंद फौज में हिमाचल से सैकड़ों जवान भर्ती हुए थे, जिन्होंने कई यातनाएं, कठोर कारावास देश और विदेश में सिर्फ इसलिए झेले कि हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो जाए। 1946 में आज़ाद हिंद फौज के सैकड़ों जवानों ने आज़ाद हिंद फौज दिवस बागचौता बिलासपुर में मनाया और विशाल जनसभा में तिरंगा फहराया। सन 1944 में गुप्तचर विभाग के कमांडर दुर्गामल को जासूसी करते हुए अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर दिया और लाल किले में सूली पर लटका दिया। इसी जगह पर सन 1945 में दाड़ी धर्मशाला के कैप्टन दल बहादुर थापा को भी फांसी की सजा दी गई। सन 1945 में सुकेत में भी प्रजामंडल का गठन किया गया और सुंदरनगर में कौमी तिरंगा फहराया गया। इसके साथ ही नरसिंह दत्त, संतराम गुप्ता, कमलाराम, लक्ष्मीनंद गौतम, दिलाराम महाजन, जयलाल, राधा कृष्ण आदि क्रांतिकारियों ने जन जागरण अभियान चलाया। 1946 में बिलासपुर में सदाराम चंदेल ने जो प्रजामंडल बनाया, उसकी शाखाएं लाहौर, अमृतसर, गुरदासपुर व दिल्ली में भी थीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1946 में सोलन में प्रजामंडल और किसान सभा की विशाल रैलियों को संबोधित किया। इस स्वतंत्रता की लड़ाई में हिमाचल की महिलाओं का भी बहुत अग्रणी योगदान था। देवभूमि में महिलाओं ने जन जागरण में अहम भूमिका निभाई।
खादी संघ की सदस्याएं चंपा देवी, चंद्रकला, सुशीला वालिया, सत्या गुप्ता, सरला देवी, सावित्री, पुष्पा देवी, शंकरी देवी और अमरा भटनागर आदि के नाम इस संघर्ष में अविस्मरणीय है। नवंबर 1946 में सत्यदेव बुशहरी जी ने पहाड़ी रियासतों को मिलाकर एक अलग पहाड़ी प्रदेश बनाने की मांग की। हिमालय प्रांत बनाने की उनकी यह अपील दिल्ली से प्रकाशित एक समाचार पत्र हिंदी हिंदुस्तान में मानचित्र सहित प्रकाशित हुई। इसके पश्चात हिमालय हिल स्टेट रीजनल काउंसिल ने सन 1946 और 1947 में काफी काम किया। सन 1946 में इस काउंसिल ने नाहन सम्मेलन में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष की अलख जगाई। बाद में सन 1947 में शिमला बैठक में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार इसके प्रधान और पंडित पद्मदेव इसके महामंत्री बने। उन्होंने पहाड़ी रियासतों के आंदोलन को सिरे चढ़ाया। इस दौरान पहाड़ी रियासतों की पहली लोक राज्य सरकार अस्थाई की स्थापना सांगरी रियासत में चिरंजी लाल वर्मा ने एक प्रजामंडल के साथ की। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो हर तरफ आजादी का जश्न मनाया गया और मिठाइयाँ बांटी गईं। जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो रियासतों ने जनता को आजाद नहीं किया। एक साल तक उक्त काउंसिल और प्रजामंडल संघर्ष करते रहे। तत्तापानी में 12 फरवरी 1948 को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने एक बैठक सुकेत प्रजामंडल से की और वहां सत्याग्रह शुरू करवाया। 25 जनवरी 1948 को सुंदरनगर में करीब 10,000 सत्याग्रही आ पहुंचे, जिनके आगे रियासती फौज झुक गई। 8 मार्च 1948 को और पहाड़ी रियासतों को विलय हिमाचल प्रदेश के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई। 8 मार्च 1948 को पहाड़ी रियासतों को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन अलग भौगोलिक इकाई के रूप में किया गया। सन 1960 तक इसमें बिलासपुर, किन्नौर जिले शामिल हुए, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं। बच्चों, हिमाचल के अब आपको मैं उन वीर पुरुषों के बारे में बताता हूं जिन्होंने युद्धों में हिमाचल का नाम गौरवान्वित किया। सबसे पहले जब भारतवर्ष आजाद हुआ तो पाकिस्तान ने अचानक हम पर हमला कर दिया और पाकिस्तान के इस हमले को हमारे वीर सेनानी, जो कि पाकिस्तान से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और प्रथम परमवीर चक्र जिनके नाम सुशोभित हुआ, वे थे हमारे मेजर सोमदत्त शर्मा जी। इसके पश्चात बच्चों, आपने मेजर धन सिंह थापा के बारे में भी पढ़ा होगा। 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में शत्रुओं के दांत खट्टे किए, मगर इसी बीच चीन के सिपाहियों ने उनको कैद कर लिया। वहां से रिहा होने के बाद वे पुनः अपनी सेवाएं सेना में देकर देवभूमि का नाम गौरवान्वित करते रहे। उन्होंने भी भारत सरकार में
उनको अदम्य साहस और शूरवीरता के लिए परमवीर चक्र से अलंकृत किया है। इसके बाद भी हिमाचल का सन 1966 में पुनर्गठन हुआ और पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर विशाल हिमाचल की स्थापना हुई। 25 जनवरी 1971 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद उसने आज तक प्रगति के कई शिखर चूमे हैं। यह देश का 8वां राज्य बना। हिमाचल प्रदेश वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जय हिमाचल, जय भारत।